ओके, सो एज आई टोल्ड यू लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पर नाउन के कुछ रूल्स पढ़ रहे थे. लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू. लास्ट क्लास किस रूल तक हमने पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड? अच्छा, दिस इज नॉट विजिबल, दिस इज फ्लिकरिंग. So give me a minute. I have to share it with another device. One more thing before I start the class, let me tell you one thing. जिन भी स्टूडेंट्स ने रूल नंबर 2 तक पढ़े थे, ओके, we'll start from rule number 1 and 2 explaining briefly and then we'll move on to rule number 2, 3. जिन भी स्टूडेंट ने डिस्प्ले नेम में अपना नाम के साथ रोल नंबर नहीं लिखा है, ठीक है, आप लोगों को रोल नंबर लिखना जरूरी है. आई हैव टोल्ड यू प्रायरली, ठीक है, रोल नंबर लिखना आपके लिए जरूरी है. रोल नंबर और बैच लिखिए. जो भी स्टूडेंट नहीं लिखे हैं रोल नंबर और बैच, दे कैन लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड द डिस्प्ले नेम. यस, सौरभ सिंह, बच्चे आप अपना नाम के आगे रोल नंबर लिखिए. पहले लीव करिए यहाँ से. यहाँ पर मीटिंग के दौरान आपका नहीं होगा चेंज, so it is better that you, yes, it is better that you change your after you have left the class. एक बार rejoin करने का कोशिश करिएगा after you have left. Yes, कृतिका, any doubt? यस मैम, हम दोनों एक ही साथ क्लास कर रहे हैं मैम. मैम एक ही फोन है उनके पास. अभिनय That is all कृतिका right. मैम. Do one thing, Abhinay, because Kritika's name is showing on the display name. What you can do is Kritika write his name and roll number in the chat box so that I can place the attendance. ऐसे मैं attendance आज आपका क्लास में ही लूंगी. Sure. Again, Abhi Kumar Yadav, who is this? No roll number in the display name. अच्छा, I will tell him once he is joined. Yes. Before the starting the class, last class जो मैंने पढ़ाया था उसमें किसी का कोई डाउट? रोल नंबर 1 रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? If you have any doubt, just raise your hand or you can write the doubt in the chat box. I'm moving on to the rule number 3 so that class का ज़्यादा time waste ना हो and we have completed substantial amount before the class ends. So आपका जितना भी यहाँ पर रूल है, ठीक है, I'm again telling you, all these rules might not be very efficient in your real life world. आपका जो real life conversation होता है उसमें हो सकता है कि आपने कभी इन rules को कहीं पर against इस rules के कुछ sentences देखे होंगे. That doesn't mean कि rule exist नहीं करता है. It means कि आपका जो rule है वो बहुत strictly follow नहीं हो रहा है. Okay, so you need not worry about that. You just have to take care of the rules. याद रखने हैं ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर आपको हेल्प हो. प्लस इफ यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन विद इंग्लिश लैंग्वेज एज देयर यू कैन से मदर टंग, तो यहाँ पर आपके लिए ये चीजें जरूरी होंगी क्योंकि वहां पर आपको टोका जाएगा कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है. सो मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 3 सेज कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ट्राउजर्स हो गए, सिजर्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, शूज आपके. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इस रूल का जो कि आपका शूज होता है. ठीक है, जो कि आपका शूज होता है. जो शूज आपका मिस्टर्स क्या होते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट बच्चे. लेट मी एक्सप्लेन द रूल फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हैं दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पेयर्स. या तो वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, पेयर यानी कि दो में. ठीक है, जैसे आपके शूज हो गए, लेफ्ट राइट दोनों पैर के लिए पेयर एग्जिस्ट करता है, एक पैर के लिए नहीं आता है, शूज दोनों के लिए आता है. सॉक्स हो गए. आपकी आईज जो होती हैं, आईज यानी कि आपके स्पेक्टिकल्स, ठीक है, चश्मे जो होते हैं, ठीक है, स्पेक्स हो गया या फिर आपके सन ग्लासेस हो गए, वो हमेशा पैर में एग्जिस्ट करते हैं. सन ग्लासेस बोलते हैं उन्हें हमेशा इसी वजह से क्योंकि वो पैर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, हेडफोन्स आपके जो होते हैं वो पैर में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज लेफ्ट ईयर के लिए एक, राइट ईयर के लिए एक. ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी पैर में एग्जिस्ट करती हैं. या फिर कुछ चीजें होती हैं जैसे थैंक्स.
आप हमेशा थैंक यू या फिर थैंक्स लिखते हैं। थैंक्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज थैंकिंग मीन्स क्या कि आप किसी को शुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो थैंक यू बोलने का मतलब होता है उन्होंने आपकी कोई हेल्प की एंड यू आर रिटर्निंग देयर फेवर विद अ पोलाइट वर्ड, ठीक है। पोलाइट वर्ड के साथ आप वहां पर उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज यू कैन से कि यहाँ पर इसीलिए इसका यूज करते हैं हम प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि एक थैंक्स या दो थैंक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिस तरह आपका एक आर्मी हो गया, वो नंबर ऑफ पीपल एग्जिस्ट करता है, तो उसी तरह जो थैंक्स हो गया वो एक ऐसा फीलिंग है जो प्लूरल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो भले आप किसी को एक बार थैंक यू बोले या एक से ज्यादा बार थैंक यू बोले, या हो सकता है किसी ने एक से ज्यादा बार आपकी हेल्प की हो, उसे थैंक यू बोल रहे हो, सब के लिए आप थैंक्स ही लिखेंगे या थैंक यू ही लिखेंगे। अंडरस्टूड? यस। किसी एक बच्चे ने पूछा था मिसल्स क्या होते हैं। बच्चे मिसल्स तो होते हैं, मिसल्स मतलब दीज आर एक टाइप ऑफ यू कैन से स्पॉट, ठीक है। आपका स्पॉट होता है, गिव मी 1 मिनट। मिसल्स जो आपके होते हैं, यहाँ पर और भी कोई ऐसा अगर वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है देन लेट मी नो, ठीक है। मिसल्स जो होता है वो आपका एक डिजीज है, ठीक है, एक इलनेस है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग से रिलेटेड कोई डिजीज होता है, ठीक है। उस वजह से आपका वहां पर डिजीज है, इसी वजह से उसे प्लूरल नाम दिया गया है। जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, रेबीज जो कि हमारे माउथ या माइस के थ्रू जो डिजीज होता है, ठीक है, तो उसे रेबीज कहते हैं, तो वो भी प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वो प्लूरल फॉर्म में रहने का यही मतलब है कि सिंगुलर में उसे लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। इसी वजह से मिसल्स भी जो होते हैं हमारे प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लिखे जाते, क्योंकि सॉरी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, इनका नाम ही यही रखा गया है, ठीक है। तो मिसल्स आपका एक लंग डिजीज है एक टाइप का। शैटल प्रेमिसेस मतलब प्रेमिसेस का मतलब होता है जो आपकी एक तरह से बाउंड्री आप यस किसी ने हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है मिसल्स का, इफ यू वांट कि आपको मैंने जो समझाया वो नहीं समझ में आया तो आप उसके थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। टाइडिंग, टाइडिंग का मतलब होता है टाइडिंग्स हैं बच्चे, टाइडिंग नहीं, टाइडिंग। रिमेंबर दिस व्हेन यू आर इवन आस्किंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो सही। स्टॉकिंग्स आर 1 मिनट, एक एक करके समझाने दीजिए मुझे। जो आपके टाइडिंग्स होते हैं, टाइडिंग का मतलब होता है जो आपकी वेव्स होती हैं, ठीक है, जो आपके समंदर में लहरें होती हैं उसे टाइडिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो लहरें एक नहीं होती, हमेशा एक से ज्यादा ही होती हैं, ठीक है, इसीलिए उसे टाइडिंग्स कहा जाता है, ठीक है। स्टॉकिंग्स आपके नी लेंथ से ऊपर, नी लेंथ से ऊपर जो आपके सॉक्स होते हैं, ठीक है, घुटने से ऊपर जो आपके सॉक्स होते हैं उन्हें स्टॉकिंग्स कहा जाता है। Let me show you if I can share the images जो आप questions पूछ रहे हैं, उनके images अगर मैं share कर सकूं तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो स्टॉकिंग का मैं आपको एक फोटो इमेज दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि स्टॉकिंग क्या होता है। एंड वन मोर थिंग, और कोई वर्ड था जिसमें एक बच्चे ने लिखा था, यस चैटल्स। चैटल्स का मीनिंग होता है, चैटल्स बच्चे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है चैटल्स, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पे और एक वर्ड है, अगर किसी ने अभी नहीं पूछा तो मुझे पता है कि कोई ना कोई पूछ देगा, उसे भी मैं बताना चाहती हूँ, एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। प्रीमिसेस हो गया, एल्म्स, यहाँ पर एक वर्ड है एल्म्स लिखा है, एल्म्स ALMS। एल्म्स का मीनिंग होता है कि आप जो भी आपके पास पोजेशंस हैं, पोजेशंस इन द सेंस सिर्फ आपके, यस वो वर्ड बेबी मैं आ रही हूँ, गिव मी 1 मिनट। एल्म्स जो होता है, जो भी मटीरियलिस्टिक डोनेशन आप किसी गरीब को कर सकते हैं, जैसे गरीब को खाना देना, पैसा देना, या जो पुराने क्लोथ्स हैं वो आप दे देते हैं, तो वो सारे एल्म्स होते हैं आपके।
एनल्स आपके होते हैं रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो हिस्टोरिक इवेंट्स होता है, ठीक है, जो आपके हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स कहीं एक जगह जो दर्ज किए जाते हैं उन्हें आप टॉकिंग कहते हैं एनल्स, ठीक है, वो आपके एनल्स होते हैं। यस, तो ये सारे वर्ड्स में से मेरे ख्याल से और तो कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। क्या क्या बच गए? गुड्स, यस, गुड्स आपके मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका जैसे प्रोडक्ट इन द मार्केट, सबको गुड्स बोला जाता है। जब भी आप मार्केटिंग की कोई चीज पढ़ते होंगे तो आपको वहां पर हमेशा गुड्स प्लूरल फॉर्म में रहता है, क्योंकि कोई एक मटेरियल नहीं आपका बिकता है मार्केट में, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। एल्म्स, एज आई टोल्ड यू बच्चे, जो जो मटेरियल आप गरीबों को दान में देते हैं, ठीक है, अगर आप पैसे दे रहे हैं, अगर आप पुराने कपड़े दे रहे हैं या नए कपड़े दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं, उन सभी को एल्म्स कहा जाता है। ट्राउजर्स, मेरे ख्याल से ट्राउजर पैंट्स किसी को डाउट नहीं होगा। सिजर्स आपके कैंचियां, ठीक है। प्रीमिसेस मतलब जो आपका बाउंड्रीज होता है, जो प्रीमिसेस मतलब आपकी जैसे कॉलेज का जो प्रीमिसेस है, ठीक है, यानी कि जो एरिया आपके कॉलेज के अंडर आता है वो पूरा एरिया आपका प्रीमिसेस कहलाएगा, ठीक है। सिजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स आपके चश्मे, ठीक है, स्टॉकिंग्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो और एक बार पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और प्लूरल फॉर्म में ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेती हैं। वेयर आर माई ट्राउजर्स, तो ये आपका आर यहाँ पर इसीलिए यूज हुआ है बिकॉज ट्राउजर्स आर इन प्लूरल फॉर्म। अंडरस्टूड? आई बॉट न्यू शूज, शूज में हमेशा लास्ट में एस लगता है बिकॉज यू डोंट बाय वन शूज, यू बाय टू शूज, लेफ्ट एंड और राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 4। 3 में अगर कोई डाउट है तो जस्ट आस्क मी। यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी या तो प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं या तो उनका सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मिसल्स हो गया, वो एक डिजीज है जिसका नाम मिसल्स ही रखा गया है, तो वो प्लूरल ही है, इसीलिए वहां पर सिंगुलर नहीं डाला जाता है। बाकी चीजें ऑलरेडी नेचुरली आप कहते हैं कि प्लूरल में ही एग्जिस्ट करती है। जैसे आपके ट्राउजर है, ट्राउजर्स आपके प्लूरल में ही लेफ्ट पैर राइट पैर दोनों एग्जिस्ट करता है। सिजर्स हो गए, लेफ्ट साइड दो साइड होता है सिजर का, वो दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, टॉकिंग यू कैन सर्च ऑन योर ओन, आप खुद से सर्च कर लीजिए, वो मैंने बता दिया है कि जो आपके नी लेंथ से ऊपर वाले जो सॉक्स होते हैं उन्हें स्टॉकिंग्स कहा जाता है, ठीक है। नी लेंथ से ऊपर वाले सॉक्स जो होते हैं उन्हें स्टॉकिंग्स कहा जाता है। सम नाउन्स इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट। सी, यहाँ पर ये सारे वर्ड्स लिखने की बजाय अगर मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूं कि जितने भी मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, जितने भी आपके मेजरिंग यूनिट होते हैं, चाहे आप कोई लिक्विड मेजर कर रहे हो, किसी सॉलिड का वेट मेजर कर रहे हो, या फिर अमाउंट ऑफ मनी मेजर कर रहे हो, या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मेंशन कर रहे हो, या फिर अमाउंट ऑफ यू कैन से नंबर ऑफ ईयर्स ओल्ड, आप कितने ईयर ओल्ड हो, ठीक है, या आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप यूज कर रहे हैं इतने सालों से, वो सारी चीजें आपकी मेजरिंग यूनिट होती हैं। जब आप मेजर करते हैं किसी चीज को, जैसे यहाँ एग्जांपल में गिवन है, इट इज अ 4 ईयर डिग्री कोर्स, नहीं होता है, इट इज अ 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप मेजर कर रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ ईयर्स आपको लगेगा, कितने ईयर्स आपको लगेंगे उस डिग्री को कंप्लीट करने में, इसका कोर्स कंप्लीट करने में आपको जितना टाइम लगेगा वो टाइम आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ मेजर करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि टाइम क्या हो रहा है, तब आप जब टाइम बताएंगे तब आप मेजर नहीं कर रहे हैं, आप मुझे टाइम बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने टाइम का या कितने ड्यूरेशन का आपका एक वीडियो बना है, ठीक है, तो आप उस ड्यूरेशन को जब आप मेंशन करेंगे तो मेजरिंग यूनिट आपका जो टाइम रहेगा वो सिंगुलर में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आपका फुट होता है, ठीक है, अगर मैं आपको आपसे हाइट पूछूं, ठीक है, तो आपकी हाइट, अगर मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट है, ठीक है, अगर किसी की 6 फुट है, अगर किसी की 7 फुट है,
तो कितने भी नंबर ऑफ फुट आप बढ़ा दीजिए, वहां पर फुट का प्लूरल फॉर्म नहीं लगता है ना, फुट ही लगता है हमेशा। ठीक है, अगर मैं 5 फुट की हूँ तो मैं 5 फुट नहीं लिखूंगी या 5 फुट नहीं लिखूंगी, 5 फुट ही लिखूंगी। ठीक है, मीटर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। फिर भी आपने बहुत जगह देखा होगा, इवन द टीचर्स हु आर टीचिंग, sometimes when they are formulating, sometimes when mathematical equations are given to you, तो वहां पर meters लिखा जाता है, तो measure किया जाता है। So it's a common mistake to do, but according to the rule, it should not be done like that. ठीक है, जैसे 100 हो गया। ठीक है, मेरे पास 100 रुपी नोट हो, या मेरे पास 200 रुपीज नोट हो, या 500 रुपीज नोट हो, मेरे पास कितना भी बड़ा नोट हो 100 का, लेकिन मैं 100 को 100 तो नहीं लिखूंगी। इफ आई एम टेलिंग यू, 1 मिनट बच्चे, इफ यू आर रेजिंग हैंड, वेट अ मिनट सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। ठीक है, जो भी डाउट है, अगर आप डाउट पूछने के लिए रेज कर रहे हैं हैंड, तो थोड़ा देर आप पेशेंस से रखिए, ताकि मैं अनम्यूट करके आपको अलाउ कर सकूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चल यस। तो आपका जो 100 रहता है, ठीक है, मेरे पास कितना भी बड़ा 100 का नोट क्यों ना हो, मेरे पास वो मैं 100 नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 200 है तो मैं तो वो 100 थोड़ी, कभी आपने देखा होगा लिखते हुए किसी को या बोलते हुए। 200 होता है तो 200 रुपीज नोट लिख सकते हो। रुपीज जब एक से बढ़ जाता है, 1 रुपी से ज्यादा हो जाता है, तो रुपीज लिखा जाता है प्लूरल फॉर्म के लिए। बट 100 का अगर मैं 500 रुपीज नोट ले रही हूँ, 600 रुपीज नोट अगर कल को आ जाए, तो वो सारे आपके 100 ही रहेंगे। ठीक है, सिमिलर विद 1000 एंड मिलियन, वट एवर मेजरिंग यूनिट यू आर यूजिंग। ठीक है, so I hope this rule is clear for you. If any doubt, just ask in the chat box or raise your hand. Question number, rule number 5 आपका कहता है कि जब आपके जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स यानी कि जब एक साथ आप किसी ग्रुप को रेफर कर रहे होते हैं, तो उस पोजीशन में क्या होता है कि जब आप एक साथ पूरे ग्रुप को रेफर करते हैं, तब वो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, इसके मैं और एग्जांपल आपको दे दूंगी। I have some other examples, पर वो इस टाइम में नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। यस जया। मैम प्रीवियस जो रूल अभी आपने बताया, उसमें ये तो डिफाइंड ही नहीं है कि सिंगुलर यूज होगा या प्लूरल, कुछ ऐसा लिखा नहीं है। सिंगुलर होगा, सब सिंगुलर होगा, वही तो मैं बता रही हूँ। फुट को आप फुट नहीं लिखेंगे, फुट नहीं लिखने का मतलब क्या, कि प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, 100 लिखने का मतलब क्या, कि आप प्लूरल नहीं लिख सकते, इसको सिंगुलर ही लिखेंगे। मेजरिंग यूनिट है, इसे आप हमेशा सिंगुलर ही लिखेंगे। डाउट क्लियर हो गया या और कुछ? और मैम अगर इसके आगे न्यूमेरिक वैल्यू रही तो? न्यूमेरिक वैल्यू, वही तो मैं कह रही हूँ बच्चे, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू रहे, अगर मेरे पास 500 का नोट है, तो मैं 500 थोड़ी बोलूंगी, वो तो 500 ही रहेगा ना। अगर मेरे पास बैंक अकाउंट में, मान लीजिए कि मेरे पास बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज है, ठीक है, तो 20,000 तो थाउजेंड तो नहीं हो जाएंगे, वो 1000 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये सारे जो मेजरिंग यूनिट्स हैं आपके, ठीक है, ये हमेशा आप सिंगुलर ही रखेंगे, यानी कि इसको कभी, इसके आगे कभी एस नहीं लगाते हैं। फुट इज प्लूरल ऑफ फीट। बच्चे, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर रूल सिर्फ इतना है कि जो फुट होता है, ठीक है, फुट अगर हो, मीटर अगर हो, पेयर अगर हो, तो आप पेयर्स नहीं लिखोगे, फुट नहीं लिखोगे, डजन्स नहीं लिखोगे। ठीक है, हाँ, जो भी है वो, ये सारी चीजें आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आप जितना ज्यादा सर्च करेंगे, उतना ज्यादा आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ, दीज रूल्स आर नॉट वेरी वायबल इन द रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में इसका बहुत कॉमन मिस्टेक्स सब कोई करता है, और कोई इतना ध्यान नहीं देता है। बिकॉज इफ आई एम स्पीकिंग 500 रुपीज नोट टू 500 रुपीज नोट, somebody might लाइक टेल मी कि 500 नहीं होता है, 500 होता है, राइट। लेकिन अगर मैं 5 मीटर्स बोलती हूँ ना, तो कोई मुझे नहीं रोकेगा वहां पर।
सब वही बोलते हैं, ठीक है। आप कितना भी कन्वर्सेशन कर लीजिए किसी के भी एक्सपर्ट के साथ, वो 5 मीटर्स ही बोलेंगे, 500 मीटर्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज अ कॉमन थिंग बिकॉज द रूल्स आर बीइंग फ्लैग्ड, कहीं ना कहीं रूल्स जो हैं वो ढीले हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। वी आर नॉट टेकिंग दीज रूल्स वेरी सीरियसली। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करना है तो इतना याद रखिए, ये रूल्स वहां पर बहुत ज्यादा लागू होते हैं। इफ यू आर मिसिंग वन थिंग, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मीटर सही है तो वहां पर आप वहां क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स भर रहे हैं, जैसे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैट मैट अगर आप दे रहे हैं, या फिर अगर आप जैसे आपका इंटरव्यू के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें भी जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। भले ही 12-20 क्वेश्चन हो, लेकिन वो 12-20 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोज आर द बेसिक ब्लॉक्स ऑफ योर करियर, ठीक है। उस टाइम पे फिर टीचर्स की हेल्प ना लेनी पड़े, ठीक है, या किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, इट इज बेटर कि अभी से तैयारी रखिए सारी चीजों की। So if you don't have any doubt, let's move on to the rule number 5. Rule number 5 कहता है कि अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन यानी कि जब आप एक साथ किसी ग्रुप को रेफर कर रहे हैं, एक साथ किसी ग्रुप को आप कलेक्टिवली बोल रहे हैं, तो उसका एक कलेक्टिव नाम दिया जाता है जिसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो उस नेम को या फिर उस कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। किस सिचुएशन में उसे सिंगुलर रखना है, किस सिचुएशन में उसे प्लूरल रखना है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। 1 मिनट। ओके, तो कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर कब होगा? कलेक्टिव नाउन यानी कि पूरा एक टीम, ठीक है, पूरी एक कम्युनिटी, पूरी एक टीम, पूरा एक ग्रुप, ठीक है। तो जब आपका जो ग्रुप है वो एक साथ मिलके कोई काम करता है, ठीक है, एक साथ मिलके कोई काम करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक टीम है जिसने आज बहुत अच्छा खेला, इसका मतलब ये तो नहीं कि टीम के हर एक मेंबर ने बहुत अच्छा खेला। हो सकता है कि किसी एक मेंबर में कोई एक मेंबर 0 पे आउट हो गया हो क्रिकेट में, या कोई एक जो बॉलर हो उसने 34 रन दे दिए ऑपोजिशन टीम को, या फिर 4-5 चौके छक्के दे दिए, या फिर हो सकता है वाइट बॉल दे दिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई एक या दो मेंबर जो हैं वो हो सकता है कि खराब परफॉर्मेंस किए हों, बट ओवरऑल अगर आप देखें, ठीक है, जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं टीम में, ठीक है, अलग अलग गेम्स के या अलग अलग कोई भी कमेटी के अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर होते हैं टीम में, तो जितने भी नंबर ऑफ मेंबर रहे टीम में, उसमें से अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप यही सेंटेंस लिखेंगे उस टीम के लिए, दैट द टीम हैज परफॉर्म्ड वेल टुडे, ठीक है, द टीम हैज परफॉर्म्ड वेल टुडे। इसका मतलब क्या हुआ कि टीम ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। हैज यहाँ पर लगा है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, पहली बात। दूसरी बात, सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। जो भी आपका नाउन सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, वो अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, वॉज लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं रिपीट भी कर रही हूँ। अगर किसी को रिवाइज याद नहीं है तो रिविजन हो जाए आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टीम है वो मिल बांट के कुछ काम कर रही है। भले हो सकता है कि एक तो मेंबर इधर उधर हो जाए, गलत अगेंस्ट में हो या गलत सही नहीं किए हो, फिर भी आपकी टीम की मेजॉरिटी देखी जाती है, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ऐसा काम कर रहे हैं, उसी काम को जब आप रेफर कर रहे हैं तो आप उसे सिंगुलर लेंगे। ज्यूरी का मतलब होता है जब आप एक से ज्यादा जज रखते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो उन्हें ज्यूरी कहा जाता है, ठीक है। ज्यूरी इज प्लूरल ऑफ जज, ठीक है। तो ज्यूरी का मेंबर अगर मान लीजिए कि 12 मेंबर हैं आपकी ज्यूरी में, तो 6 मेंबर जो हैं, ठीक है,
लाइक पहले हम सिंगुलर का केस देख रहे हैं, तो सिंगुलर के केस में मान लीजिए 12 मेंबर्स में से 10 ऐसे मेंबर हैं जो कह रहे हैं कि जिस पर्सन पे केस चल रहा है वो गिल्टी नहीं है, यानी कि अपराधी नहीं है। तो इस केस में जब जूरी का डिसीजन आएगा, ऑब्वियसली मेजॉरिटी विन, तो 10 मेंबर्स की बात मान के हम ये केस का जो कंक्लूजन निकलेगा, वो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो पर्सन पे केस चल रहा है वो निर्दोष है, वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है। ठीक है, तो इसका जब केस का ये लिखेंगे, जब आप आर्टिकल में अभी कभी आपने पढ़ा होगा, तो द ज्यूरी हैज डिसाइडेड और द ज्यूरी हैज कन्विक्टेड द पर्सन, जो भी पर्सन है जिसके ऊपर केस चल रहा है, एज इनोसेंट एज और एज नॉट गिल्टी। ठीक है, तो वहां पर भी देखिए आप हैज यूज हुआ, क्यों हैज यूज हुआ, क्योंकि वहां पर ज्यूरी ने मिलकर कोई डिसीजन लिया, भले उसका 2 मेंबर जो था वो अगेंस्ट था डिसीजन के, बट स्टिल जो डिसीजन लिया गया वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया गया। अब इसी का अगर मैं प्लूरल एग्जांपल दूं, यही नाउन जो है आपका प्लूरल में कब यूज होगा? मान लीजिए कि कोई एक केस है, ठीक है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसपे आप कह सकते हैं कि एविडेंशियल जो प्रूफ है वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत साल हो गए हैं इंसिडेंट को और एविडेंस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे, ठीक है, जो वाद विवाद हो रहा है उसके बेसिस पे आपका जो कोर्ट है वो डिसीजन ले रहा है। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में मोस्टली क्या लोग करते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो जो अच्छा आर्ग्यूमेंट देता है उसी की तरफ आपका डिसीजन जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ज्यूरी जो होती है वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाती है कि हम किसका सपोर्ट करें, जो आर्ग्यूमेंट सही दे रहा है उसका या जो एविडेंस सही दे रहा है उसका। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मान लीजिए कोई ऐसा केस है और उसमें 12 में से 3 मेंबर ऐसे हैं जो कि 3 मेंबर ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, 4 मेंबर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पर्सन गिल्टी है, बाकी जो 5 मेंबर हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो गिल्टी है या नहीं है। इस केस में आपका जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड है, यानी कि उसका एक डिसीजन नहीं है, उसका डिसीजन जो है वो बार बार मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है, एक डिसीजन पे वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये जो सेंटेंस का एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, jury were divided in their opinion. Now, तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल आपका गिवन है यहाँ पर, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसका मतलब कि जूरी जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है एक साथ मिलकर कि क्या डिसीजन लिया जाए। सिमिलरली अगर आपकी जो टीम है, ठीक है, जो टीम है उसमें से मान लीजिए अगर जितने भी प्लेयर हैं, ठीक है, उसमें से कुछ प्लेयर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया और कुछ प्लेयर जो हैं वो उनको खेलने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है कि ओवर पहले ही खत्म हो गए हैं और वो खेल नहीं पाए, और कुछ जो है उन्होंने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया है। तो इस केस में क्या होता है कि या तो आपका सेंटेंस रहेगा कि the team has not performed very well, यानी कि आप सभी लोगों को उस कैटेगरी में डाल देंगे जो खराब परफॉर्मेंस दिए हैं, या फिर आप अगर डिवाइडेड इशू को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ लोग जो है वो अच्छा खेले, कुछ लोग अच्छा नहीं खेले, कुछ लोगों को मौका ही नहीं दिया गया, तो उस केस में आप द टीम हैव ट्राइड टू प्ले वेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टीम ने कोशिश की, टीम के कुछ मेंबर ने कोशिश की अच्छा खेलने की, और कुछ लोग कामयाब हो पाए, कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाए, और कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिला अच्छा खेलने का। तो हैव यहाँ पर लगा क्यों, क्योंकि आपकी जो टीम है वो डिवाइडेड इन ओपिनियन है, यानी कि वो एक साथ मिलके कोई काम नहीं कर पाई, एक साथ मिलके कोई डिसीजन नहीं ले पाई, कोई गोल जो था वो अचीव नहीं कर पाई एक साथ मिलके। तो इन दैट केस जब आपकी जो टीम है
वो एक साथ मिलकर कोई काम नहीं कर पाती है, ठीक है, या एक साथ एक ही काम अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है, सेम गोल नहीं अचीव करना होता है, तो उस केस में आपका टीम जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड हो गया तो वो प्लूरल फॉर्म में आ गया। इसका अगर और एक एग्जांपल मैं दूं तो एक मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी एक टीम रहेगी, ऑब्वियसली आप टीम के अंदर काम करेंगे या टीम में काम करेंगे। तो आपकी जो टीम है जब वो एक ही प्रोजेक्ट पे सारे जो टीम मेंबर हैं मिल के काम कर रहे हैं, तब आपकी टीम को जब आप एड्रेस करेंगे तब सिंगुलर नाउन होगा वो। और जब मान लीजिए कि आपकी टीम में दो दो जन करके अलग अलग प्रोजेक्ट बांट दिए गए हैं, ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो दो दो की टीम में आप लोग को डिवाइड कर दिया गया है और आप लोग को परफॉर्म अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए हैं। तो उस टाइम में आपका जो टीम रहेगा दैट विल बी इन प्लूरल फॉर्म। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6 में मैं जाऊं उससे पहले अगर कोई डाउट है रूल नंबर 5 में तो अभी पूछ लीजिए। ओके, सो देयर इज नो रिस्पॉन्स फॉर दैट, सो आई एम गेटिंग कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं इस चीज को। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये कहता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रूल नंबर 1 में बताया था, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में कुछ और मीनिंग रहता है और प्लूरल फॉर्म में कुछ और मीनिंग रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि एडवाइस को अगर मैं सिंगुलर लेती हूँ तो इसका मतलब हो गया काउंसिल। काउंसिल यानी कि मैं किसी को राय दे रही हूँ, किसी को हेल्प कर रही हूँ कोई डिसीजन लेने में, ठीक है। उसका अगर परेशानी है तो वो सुन के उससे कुछ मतलब कुछ ओपिनियन दे रही हूँ अपना कि शायद तुम्हें ये करना चाहिए, तो हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए या इजी हो जाए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो एडवाइस है सिंगुलर केस में काउंसिल का मतलब होता है। अगर मैं एडवाइसेस की बात करूं तो एडवाइसेस यानी कि अगर मैं उसको प्लूरल कर देती हूँ तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अगर एडवाइसेस मैं लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका मतलब जैसे कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस डेट पे इस ब्रांच पे आना है, इस टाइम पे आना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लाने हैं, ये इतनी सारे इंफॉर्मेशन है। इसको अगर ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको दी जाए तो ये एडवाइसेस यानी कि प्लूरल अगर हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, ना कि काउंसिल नहीं किया जा रहा है, आपको राय नहीं दी जा रही है, ठीक है, आपको ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है, आपको हेल्प नहीं किया जा रहा है, आपको बस बोला जा रहा है कि ये चीजें होनी है, ये चीजें आपको करनी है। यू आर जस्ट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाउट होगा तो जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। एयर, अगर आपका एयर में सिंगुलर फॉर्म लूँ तो एयर आपका जो आप हवा जिसको कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है। एयर जो होता है दैट इज प्राउड। जैसे आपने हिंदी की वो कहावत सुनी होगी कि इसे शहर की हवा लग गई है, इसका मतलब क्या कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है या बहुत ज्यादा अपने आप को सबसे ऊपर सोचता है, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स रिप्रेजेंट योर एयर्स, ठीक है। एयर्स अगर प्लूरल फॉर्म में एयर लिखा जाए तो उसका मतलब होता है घमंडी हो जाना। अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो पावर है, जो एक्चुअल पावर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी छुट्टी ग्रांट करने के लिए किसी एक मेंबर को काम दे दिया गया है कि इसी पर्सन से आप साइन करा सकते हैं वेकेशन लीव लेने के लिए और किसी से आप साइन नहीं कराएंगे, तो वो लीव सैंक्शन करने का या लीव अलाउ करने का जो पावर है दैट इज अथॉरिटी। लेकिन जो पर्सन को ये अथॉरिटी दी गई है, जिस पर्सन को ये पोजीशन पावर दिया गया है कि आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को या इस पर्टिकुलर पर्सन पीपल को आप लीव एप्लीकेशन इनका अप्रूव कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं, तो उस पर्सन को या उस नंबर ऑफ पीपल को वहां पर अथॉरिटीज कहा जाएगा, ठीक है। वो अथॉरिटीज जो कि रिस्पॉन्सिबल है लीव सैंक्शन करने के लिए या लीव अलाउ करने के लिए,
तो पर्सन नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर एरर है। पर्सन इन पावर अथॉरिटी से रेफर होता है। कमांड यानी कि जो पावर, एक्चुअल पावर है, वो अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी से रेफर होता है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई डाउट है जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स or you can just raise your hand. I will unmute you, then you can ask all the doubts. और किसी को भी कोई डाउट है रूल नंबर 6 में, बिफोर वी मूव ऑन टू रूल नंबर 7? यस, पूछिए बच्चे, क्या डाउट है? How do we use airs in a sentence now? Airs in a sentence. If you want to use airs in a sentence, then you can formulate it like just जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि हिंदी में हमारी जो कहावत है कि इसे शहर की हवा लग गई है, तो इसी तरह आप इंग्लिश का भी सेंटेंस फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, this particular person has visited USA multiple times last year and has got airs around him. ठीक है, airs अराउंड हिम और अबाउट हिम दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होगा। एयर्स मतलब घमंडी हो गया है वो, ठीक है, वो पिछले साल बहुत बार यूएस जा चुका है और अब उसके आसपास या फिर वो थोड़ा घमंडी रहता, ठीक है। एयर्स अराउंड हिम और अबाउट हिम, ठीक है, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर मीनिंग है, सेम नहीं। अराउंड हिम का मतलब कि उसे देख के आपको लगेगा कि घमंडी है। अबाउट हिम का मतलब कि उसका जो पर्सनालिटी है वो घमंडी वाला हो गया, ठीक है। डू यू वांट मोर एग्जांपल और डिड यू अंडरस्टूड? जस्ट राइट अ यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड। बच्चे इफ यू अंडरस्टूड राइट अ यस, यस, वेरी गुड। चलिए, समझ में आ गया तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं, see here only one example is given, so I will provide you with further example if you want in the next class, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। लेक्चररशिप और लेक्चरशिप, लेक्चररशिप गलत है, लेक्चरशिप सही है। क्यों गलत है? पहले वाला वर्ड और दूसरा वाला वर्ड क्यों सही है? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पर यही लिखा गया है कि कुछ वर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो वर्ड एक्चुअल में नाउन है या एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। लेक्चर का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लेक्चर दिया गया है, इसका मतलब कि उस टॉपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको समझाना जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो भी प्रोवाइड की गई है। That is the actual definition of, you can say, lecture, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको समझाई गई है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको जानना था। लेक्चरर मतलब होता है वो पर्सन जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। लेक्चरर का मतलब जो आपको लेक्चर दे रहा है, यानी कि जो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और आपको हेल्प कर रहा है उस टॉपिक को समझने में, वो लेक्चरर हो गया। लेक्चरशिप का मतलब होता है आपका वो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के दौरान आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाया जाता है, आप खुद से पढ़ते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, पूरे प्रोसीजर को लेक्चरशिप कहा जाता है, ठीक है। लेक्चररशिप, अगर आप इसी सेंस से लेक्चररशिप का मीनिंग बनाने का कोशिश करिए तो इसका मतलब क्या होगा? वो प्रोसेस जिसमें एक पर्सन आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है आपको देना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर रहा है। Lecturership is not a word because we have already another word for this particular process. इस पर्टिकुलर प्रोसेस का हमने पहले ही एक नाम रख दिया है जिसे हम कहते हैं टीचिंग। अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो मैं उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है
और जितने आप डाउट पूछेंगे वो मैं सभी क्लियर करूंगी, इंफॉर्मेशन दूंगी सभी चीजों की, आपको एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करने के लिए। ये सारा प्रोसीजर जो है इसे टीचिंग कहते हैं। तो ऑलरेडी एक नाम हमने जब दे दिया है तो हम अलग से क्यों यहाँ पर लेक्चररशिप का नाम देंगे, राइट? क्योंकि मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। लेक्चररशिप हो गया या टीचिंग हो गया, अगर हम लेक्चरशिप के सेंस में इसका मीनिंग निकालने का कोशिश करें तो लेक्चररशिप और टीचिंग तो दोनों सेम ही चीज हो गई, तो हम एक्स्ट्रा क्यों वर्ड रखेंगे यहाँ पर कंफ्यूज होने के लिए? तो इसीलिए लेक्चररशिप इज नॉट अ वर्ड। तो इस टाइप के जो आपके वर्ड होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक मीनिंग वाला वर्ड कंसिस्ट है, ठीक है, तो हमने अवॉइड किया है कि हम दूसरे तरीका वैसा वर्ड नहीं फॉर्मुलेट करें, ठीक है। I will give you more example in the next class if you don't understood this rule, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में रूल नहीं है, ये बस एक क्वेश्चन है कि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूजन होती है कि कौन सा वर्ड सही है और कौन सा वर्ड गलत है। तो अगर आप मीनिंग समझते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड का तो आपको पता चल जाएगा कौन वर्ड एग्जिस्ट करता है, कौन सा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। रूल नंबर 8 कहता है कि अगर कोई प्रोनाउन है जो कि आपके एक नाउन के लिए यूज किया गया है तो वो अकॉर्डिंगली यूज होना चाहिए। अकॉर्डिंगली यानी कि अगर मेरा नाउन जो है वो सिंगुलर है, अगर मेरा नाउन जो है वो सिंगुलर है तो मेरा प्रोनाउन जो मैं उस सिंगुलर नाउन के लिए यूज करूंगी वो भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा नाउन जो है वो फीमेल है, सॉरी, अगर मेरा नाउन जो है वो फीमेल के लिए फीमेल का नाम है तो मेरा जो प्रोनाउन होगा वो भी फीमेल के लिए ही लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है स्पेसिफिकली कि अकॉर्डिंग टू योर नाउन, आपका जो भी नाउन है आपका जो प्रोनाउन रहना चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ठीक है। एंटीसीडेंट अगर किसी को नहीं पता उसका मीनिंग तो मैं बता दूं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पार्ट्स आपके इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जैसे प्रोनाउन जो रहता है वो किसी नाउन के इंटरकनेक्शन में ही यूज होता है, तो इसीलिए जो नाउन जिसके लिए आपने प्रोनाउन लगाया सेंटेंस में वो नाउन जो होता है उसका एंटीसीडेंट कहलाता है, प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज किया या किसी पर्टिकुलर प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव यूज किया, क्योंकि एडजेक्टिव आपका किस चीज की मॉडिफिकेशन करता है, आपका नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन करता है। तो वहां पर जो एडजेक्टिव रहेगा उसने जिसका मॉडिफिकेशन किया है वो उसका एंटीसीडेंट है। मतलब एक तरह से इंटर रिलेबल जब रहता है, ठीक है, आपस में जब रिलेशन रहता है पार्ट ऑफ सेंटेंस में, सेंटेंस के इस पोर्शन का इस पे रिलेशन है तो ये इसका एंटीसीडेंट हो सकता है या फिर ये इसका एंटीसीडेंट होगा, ये आपस में एक दूसरे के एंटीसीडेंट होंगे, ठीक है। ओके, गिव मी 1 मिनट। अनदर थिंग, अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो मेरा प्रोनाउन भी सिंगुलर वाला होना चाहिए। अगर मेरा जो नाउन है वो प्लूरल है तो मेरा प्रोनाउन भी प्लूरल के लिए होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, एवरी किड मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, यहाँ पर हिज यूज हुआ है, इसके दो रीजन है। पहला ये कि एवरी जो वर्ड होता है, चाहे ईच हो गया, चाहे एवरी हो गया या एनी हो गया, ये सारे वर्ड इसलिए यूज किए जाते हैं, ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं व्हेन यू कैन से, जब आपको पूरे, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो पूरी क्लास है, बीसीयू की जितनी क्लास है, बैच 1 या बैच 2 दोनों क्लास के लिए जितने स्टूडेंट हैं, अगर मैं कहूँ कि एवरी स्टूडेंट has to submit their assignment on 23rd January at पाटलिपुत्रा ब्रांच, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 23rd जनवरी को आपको सभी को, हर एक स्टूडेंट, चाहे वो आज प्रेजेंट है, चाहे वो आज एब्सेंट है, चाहे वो एक हफ्ते से एब्सेंट है, हर एक स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन जाना है कि आपको
आपको 23 जनवरी को पाटलिपुत्र आके मुझे असाइनमेंट देना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं और 5 स्टूडेंट में से, ठीक है, पहले स्टूडेंट को भी मुझे यही कहना है कि तुम असाइनमेंट ले आना, दूसरे स्टूडेंट को भी यही कहना है कि तुम असाइनमेंट ले आना, तीसरे स्टूडेंट को भी यही कहना है कि तुम असाइनमेंट ले आना, चौथे स्टूडेंट को भी यही कहना है कि तुम असाइनमेंट ले आना, और 5वें स्टूडेंट को भी यही कहना है कि तुम असाइनमेंट ले आना। तो जब 5 को मैं एक साथ बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि एवरी स्टूडेंट हैव टू ब्रिंग देयर असाइनमेंट, यानी कि मेरे जितने नंबर ऑफ नाउन हैं जिनको मैं एड्रेस कर रही हूँ वो अगर एक से ज्यादा हैं, ठीक है, और मुझे सभी एक से ज्यादा, मान लीजिए कि 2 हैं, 4 हैं, 5 है, 10 है, 1000 है, डजंट मैटर, जितने भी हैं उन सभी लोगों को मुझे एक ही सेंटेंस बोलना है। वही सेंटेंस सबको रिपीट करने से अच्छा है कि मैं एवरी या फिर ईच लगाऊं, ठीक है, एवरी या फिर ईच लगाऊं। इसीलिए एवरी और ईच वर्ड यूज होता है। तो जब भी आप एवरी और ईच वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंटेंस आपका डायरेक्टेड होगा उस ग्रुप के सारे मेंबर को जिनको आप रेफर कर रहे हैं, इंडिविजुअली ये मैसेज जाएगा उनको। तो यहाँ पर आपका जो नाउन होता है वो सिंगुलर है, ठीक है, और एक तरह से आप कह सकते हैं प्लूरल भी है, ठीक है। सिंगुलर इसलिए क्योंकि 5 जो स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट को, 5 को मैं ये लाइन बोल रही हूँ और 5 को एक साथ बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट तो कुछ ज्यादा रह नहीं जाता है, लेकिन एवरी और ईच के साथ आपका नाउन जो रहता है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे यहाँ जो सेंटेंस है, एवरी किड मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, किड यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है, किड्स नहीं लिखा गया है, या चाइल्ड लिखा जाएगा, चिल्ड्रन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपका जो आपका नाउन है, ठीक है, एक एक करके आप सबको रेफर कर रहे हैं, तो इसीलिए एक बार में इसी को ये लाइन बोली जा रही है, ठीक है, या ये सेंटेंस एक ही के लिए एक एक करके एक के लिए बोला जा रहा है। तो इसीलिए एवरी या ईच के साथ आप सिंगुलर लगाएंगे नाउन अपना। हिज लगेज इसलिए बोला गया है क्योंकि पहली बात सिंगुलर के लिए है, तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होना चाहिए। दूसरी बात, पुराने रूल के हिसाब से, ठीक है, ये रूल जो है थोड़ा मॉडिफाई हुआ है जेंडर वाइज, ठीक है, जो आपके नाउन के रूल्स हैं या प्रोनाउन के रूल्स हैं, जो भी रूल्स आपके रिलेटेबल टू योर जेंडर हैं, जेंडर रिलेटेड जितने भी रूल हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं। क्यों चेंज हुए हैं? क्योंकि पुराने जमाने में आपके जितने रूल होते थे वो डिपेंडेबल ऑन योर मैस्कुलाइन फैक्टर ज्यादा प्रेफर करते थे। जैसे आपका जो पोजीशन है चेयरमैन का, वो हमेशा चेयरमैन ही हुआ करता था पास्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पर फीमेल को वो पोजीशन देना मतलब फीमेल के लिए वो पोजीशन पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था, ठीक है। जो कोशिश करते थे उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाता था, या फिर प्रेफर किया जाता था कि वहां पर मेल मेंबर ही उस पोजीशन को दिया जाए, वो पोजीशन किसी मेल मेंबर को ही वो पोजीशन दिया जाए। तो इन दैट केस वो जो पोजीशन है, इसीलिए वो पोजीशन का नाम चेयरमैन रखा गया। बट आज कल यू कैन से अराउंड 10 to 20 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, इन 10 से 20 सालों में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पर फीमेल मेंबर को चेयरमैन की पोजीशन दी गई है। तो हमने क्या किया, हमने जेंडर स्पेसिफिक कुछ पोजीशंस में चेंजेस कर दिए। फॉर एग्जांपल चेयरमैन जो है वो पोजीशन आप चेयर पर्सन कहलाता है, चेयरमैन जो है वो पोजीशन आप चेयर पर्सन कहलाता है। हाउस वाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको होम मेकर बनाने का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया, बिकॉज देयर आर मेन इन दिस सोसाइटी राइट नाउ जिनकी वाइफ जो है वो घर से बाहर जाके काम करती है और वो घर पे रह के अपने घर का काम करते हैं, ठीक है। इसी वजह से जेंडर न्यूट्रल बने, ठीक है, न्यूट्रल बने, ठीक है, ना ही फेमिनाइन हो ना ही मास्कुलाइन हो, इसी वजह से वहां पर इसे जेंडर न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जहाँ पर ना एक तरफ हो ना इस तरफ हो, ठीक है, एक ऐसा जोन जहाँ पर आप दोनों तरफ की नहीं है, आप एक न्यूट्रल जोन,
दोनों ही हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे पर्सन हो, दोनों ही पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। तो उस केस में ही बहुत सारे चेंजेस लिए गए हैं। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ द पोजीशंस और द वर्ड्स दैट आर जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स का मैं लिस्ट आपको दे सकती हूँ, सारे तो नहीं बट बेसिकली जितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए जानने के लिए वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, यही रीजन है कि आपका जो यहाँ पर सेंटेंस है एवरी किड मस्ट ब्रिंग हिज लगेज का मतलब यही है कि पुराने रूल के अकॉर्डिंगली आपका जो, अगर आपको जेंडर नहीं पता है, ठीक है, किड जो होता है एंटीसीडेंट का मतलब बताया जो इंटर रिलेटेड रहता है सेंटेंस में आपका, जैसे जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा। तो ये नाउन जो है ये प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। ठीक है, जो आपका अगर मान लीजिए कोई नाउन के लिए आपने एडजेक्टिव लगाया तो ये जो नाउन है ये एडजेक्टिव का एंटीसीडेंट है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, तो वो जो एडवर्ब होगा, ठीक है, जो जिस वर्ब के लिए लगा वो वर्ब इसका एंटीसीडेंट होगा। ठीक है, इंटर रिलेटेड, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन रखने वाले जो पार्ट होते हैं स्पीच का, ठीक है, सेंटेंस का जो पार्ट होता है जो एक दूसरे से रिलेटेबल होता है तो वो एक दूसरे के एंटीसीडेंट कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। So as I was telling कि every kid must bring his luggage का मतलब यही था कि पुराने जमाने में जहाँ पर आप जेंडर नहीं बता सकते हैं, जैसे किड का आप या चाइल्ड का आप जेंडर नहीं बता सकते, मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए ही किड या फिर चाइल्ड वर्ड यूज होता है। तो उस केसेस में आप क्या करते थे, हिज यूज करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। ठीक है, तो बेटर टू अवॉइड इट। ठीक है, सही रहेगा कि आप अवॉइड करें। ऑल किड्स मस्ट डू देयर होमवर्क, ऑल जब यूज होता है इसका मतलब आप सभी को मिला के साथ में कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपका टीम है, जो भी आपका कंटेंट है, वो सब कुछ एक साथ मिला के ऑल बोल रहे हैं। तो ऑल मतलब आपका जो नाउन है वो भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी देयर यूज होगा। बिफोर मूविंग ऑन एक और चीज मेंशन कर दूं कि अगर कोई सेंटेंस है जहां पर आपको जिस पर्सन के बारे में आप वो सेंटेंस बोल रहे हैं वो मेल है या फीमेल है ये आपको नहीं पता, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है आपको नहीं पता है, तो आप उनके लिए कभी भी ही, शी, हिज, हर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे। ठीक है, दे, देयर, देयर, यही प्रोनाउन आप यूज करेंगे। बहुत ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है, तो लेट मी टेक द अटेंडेंस। ठीक है, अभी इतना आज के लिए काफी है। एंड वन मोर थिंग, ये सारी चीजें आप एक ही घंटे में भूल जाएंगे, तो क्या करिएगा, अपलोड मैं डेली कर रही हूँ आपके वीडियोस, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी वीडियोस हैं आपके वो रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ताकि आपको, और संडे बीच में पढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको संडे मंडे 2 दिन मिल जाएगा, तो ये बहाना मत मानना कि 8-8 घंटे क्लास है मैम। ठीक है, लिंक मैं कितने वीडियोस का भेजूंगी बच्चे, लिंक यू कैन सर्च ऑन माय नेम। ठीक है, मेरे नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पहले 2 रूल्स में किसको डाउट है, स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फॉर दैट पर्पस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ। Here is your first rule, ये आपका पहला रूल है। ठीक है, पीडीएफ मैं अभी सेंड नहीं कर सकती हूँ बच्चे, पीडीएफ आई विल नॉट बी सेंडिंग यू राइट नाउ। पीडीएफ आपका मैं तभी सेंड करूंगी जब मैं पूरा रूल सारे आपको एक साथ पढ़ा दूँ। ठीक है, रूल नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, टाइप अ यस इफ यू हैव डन इट। ओके,
मूविंग ऑन टू रोल नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 दोनों एक साथ ले लीजिए, जल्दी जल्दी, यस बाद में लिखिएगा। रोल नंबर 2 एंड 3। ग्रेट। रोल नंबर 5, 4 and 5। ओके, आई होप एवरीवन इज डन। रोल नंबर 5 का ये एग्जाम्पल नहीं लिया था, तो रोल नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ ले लीजिए। रोल नंबर 7 and 8। यहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, यहाँ तक आप रखिए, रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास एंड देन आई विल डिस्कस। ओके, आई होप एवरीवन इज डन। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर। कोई छूट गया है तो प्लीज आपस में शेयर कर लीजिए। आपके कुछ फ्रेंड्स ने सारे ले लिए हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है? ठीक है, अगर सभी ने कर लिया है देन लेट मी जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं बचा है मेरे पास कि मैं 1 by 1 रोल नंबर कॉल आउट करूं, ठीक है? अटेंडेंस मैं बनाऊंगी आराम से। अभी मैं स्क्रीनशॉट ले ले रही हूँ। एंड जो भी डाउट हो रहा है बच्चे पूछते रहेगा, क्योंकि ये सारे रूल्स जो हैं, रूल्स आपके किस काम में आएंगे मैं बता देती हूँ। पहली बात तो आपके जो एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? इफ यू हैव सर्च इट ऑन गूगल समटाइम, ठीक है? कभी अब अगर आपने सर्च किया होगा गूगल पे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो एरर करेक्शन का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उन सेंटेंसेस को या तो 4-5 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है? और बोला जाता है कि किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। उसमें आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस पार्ट में एरर है। जब आप या इस तरह का पहला क्वेश्चन का टाइप है। दूसरा टाइप क्या है कि आपको 4 सेंटेंसेस इटसेल्फ दिए जाएंगे और चारों में से कौन सा सबसे सही है या कौन सा ग्रामेटिकली सही है ये पता लगाना है आपको। तो उस केस में भी आपको ये हेल्प करेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है सेंटेंस जंबल वर्ड, सॉरी जंबल सेंटेंसेस, ठीक है? जो आपको सेंटेंसेस होते हैं वो 4-5 भाग में बांट कर इधर उधर कर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनको अरेंज करें, या फिर एक 4-5 सेंटेंसेस को इधर उधर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जंबल करके उन्हें सेंटेंस को आप पैराग्राफ बनाइए, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाइए, ठीक है? तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, उस तरह आपको ग्रामर अगर पता रहेगा तो किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, या फिर आपका किस पोर्शन के बाद कौन सा पोर्शन आएगा सेंटेंस में, ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी। थर्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है? कभी कभार टेंसेस से रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो सिर्फ टेंस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, टेंस के साथ आपको बाकी पार्ट ऑफ स्पीच भी देखना पड़ता है कि सिर्फ आपका टेंस के साथ जो है कौन सा नाउन के साथ आपका कौन सा टेंस लग रहा है, ठीक है? इट डजंट मैटर कि आपका सिर्फ प्रेजेंट टेंस है तो आप प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ भी डाल देंगे। आपका नाउन पे भी डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा। आपका प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये चीजें हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है? एंड लास्ट ऑफ ऑल आपका जो सेंटेंसेस ये इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? कि नहीं सॉरी नॉट कॉम्प्रीहेंशन, योर ऐसे राइटिंग, ठीक है? ऐसे राइटिंग आपका कुछ पोर्शन आता है, विप्रो जैसी कंपनीज होती हैं, लास्ट क्वेश्चन वो देती हैं ऐसे राइटिंग के लिए। तो इफ यू नो ऑल द रूल्स यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट, आपके जो आइडियाज होंगे उससे आप फॉर्मुलेट करके ऐसे बना सकते हैं बहुत अच्छे से। और ऐसे के कुछ ज्यादा नंबर अगर अच्छा आता है तो वो आपके इंटरव्यू में भी काम आता है, ठीक है? तो इंटरव्यू में एक तरह से आपको आपका एक रिव्यू जाता है, जो रिटन एग्जाम आपने देते हैं उसका एक रिव्यू जाता है कि इस बच्चे ने ऐसे में इतना अच्छा लिखा है, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है।
तो वो अगर आपके हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा मार्क्स अगर आपका ज़्यादा आएगा रिटर्न में, तो इंटरव्यू का कुछ अगर कम हो जाता है तो मिला जुला के आपके नंबर जो है वो अच्छे खासे आ जाएंगे, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न द रूल। ठीक है, इन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है आपका रूल लर्न करना। अटेंडेंस मैंने ले लिया है। इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग एनी डाउट? So since there is no doubt, that's all for today's class. See you in the next class.